नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया, जिसके बाद आज लखनऊ में बीजेपी की एक जन आक्रोश रैली हुई और जो जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकली, इसकी अगुवाई सीएम योगी ने की। आपको बता दें, सीएम योगी की अगुवाई में दोनों डिप्टी सीएम, तमाम कैबिनेट के सहयोगी, जो अन्य एनडीए के सहयोगी है वो भी थे, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जिसमें करीब 15,000 महिलाओं ने भाग लिया। और ये जो पदयात्रा निकली थी वो सीएम योगी या 5KD से निकल करके विधान सभा तक गई थी। सबसे बड़ी बात है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, उसमें ये पदयात्रा निकाली गई और इस पदयात्रा में करीब 15,000 के करीब महिलाएं आई। साफ तौर पर एक अलग उत्साह था जो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये रैली जो है, पदयात्रा है, जब वहां पर पहुंची तो तमाम जो नेता थे उन्होंने बातें कही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि कुछ नकाब वालों के चक्कर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 80% लोगों को कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया है। या इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ये महिला विरोधी इनकी मानसिकता है। साथ ही साथ उन्होंने और भी बातें कही, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने जब ये जो जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकली तो उसके बाद सीएम योगी ने महिला आरक्षण जो बिल पास नहीं हो पाया था लोकसभा में, उसको लेकर के क्या कुछ कहा है इस पदयात्रा में। वैसे आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। मेरी आप सबसे अनुरोध होगा कि पीछे से लेकर के सभी लोग आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए। ये आक्रोश मार्च यहां से प्रारंभ होगा। ये मंच का पोर्शन जो अलग है इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप तब तक धैर्य करें, सबको इस मार्च का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यही कहते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे किस तरीके से सीएम योगी ने कहा कि एक बड़ी तादाद में महिलाएं आई हैं, बहनें आई हैं और कहीं ना कहीं जो विरोध है वो दर्ज करा रही हैं उन तमाम राजनीतिक दलों के प्रति, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, जिन्होंने लोकसभा में इस बिल को पास नहीं होने दिया। उन्होंने बोला कि महिलाओं को हक छीनने का काम किया है इन सभी राजनीतिक दलों ने, जिसका कहीं ना कहीं गुस्सा अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, इस पूरे संबोधन में, इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 जातियों की बात भी कही, जिसमें सबसे पहली जाति उन्होंने महिला बताई, फिर उन्होंने किसान बताई, फिर उसका युवा बताए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम योगी ने इस पदयात्रा को संबोधित किया, जो तमाम दोनों डिप्टी सीएम थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, तमाम जो कैबिनेट के सहयोगी हो, गुलाब देवी है माध्यमिक शिक्षा मंत्री, वो थी, और भी तमाम जो वहां पर मिनिस्टर्स थे, जो महिला थी, लखनऊ की मेयर भी वहां पर मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं जो आज ये रैली हुई है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर बीजेपी एक तरीके से इसको ये कहती चाह रही है कि पहली रैली नहीं है, ये ब्लॉक में, मंडल में साफ तौर पर देखनी चाहिए और ये रुकनी नहीं चाहिए। ये जो विरोध है वो साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को पता चलना चाहिए कि इन्होंने महिलाओं का और बहनों का हक छीनने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पर जो महिला आरक्षण बिल है, इसको लेकर के अब अलग राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 2027 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक बड़ी स्ट्रेटेजी के रूप में आगे बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन अब से कुछ देर बाद 12:30 बजे के करीब पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर के कुछ बोलते हैं या फिर किसी और बातों पर अपनी बातें रखते हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में अगर मैं बात करूं जिला अस्पताल या फिर किसी विभाग की तरफ से जब कोई एक अस्पताल के लिए बेहतर
कुछ करने का काम होता है तो पता नहीं क्या उसमें फिर क्या रोड़ा बन जाता है। ऐसे ही एक खबर है हमारे पास, ऑक्सीजन प्लांट ठप है इस समय। जो ऑक्सीजन प्लांट बनने का जिला अस्पताल में आया था कि ये जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनेगा, और इस पे जोरों शोरों से इसके पहले निवर्तमान अगर बात करूं मैं तो रहे सीएमएस प्रदीप अग्रवाल, उसके बाद अब डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार है। ये दोनों लोगों ने काम किया, लेकिन अभी एक मेरे पास खबर है, और वो खबर पे ये है कि ऑक्सीजन प्लांट ठप है, मरम्मत के लिए मिले 11 लाख रुपए भी वापस हो गए। ये बड़ा सवाल है स्वास्थ्य विभाग पे कि जो उसका मरम्मत के लिए ऑक्सीजन प्लांट के लिए आया था, बीच में हमने कोविड के दौर पे तब उसके बाद तमाम सारे ऐसे जगह पे देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं और मरे, और उसके बाद सरकार ने हर जगह लगभग जिनके पास स्पेस था ऑक्सीजन प्लांट के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगा भी, सक्सेस भी और चल भी रहा है। लेकिन कुछ ऐसा ही जिला अस्पताल का हाल है कि यहाँ पर जिला अस्पताल में 6 माह से ऑक्सीजन प्लांट बंद है, अखंड 6 माह से। और उसके बाद सबसे पहले प्लांट को ठीक कराने के लिए 11 लाख रुपए जो आए थे वो 11 लाख रुपए भी मिले, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 4 माह तक बजट को दबाए रखा। अब आप सोचिए, ये बड़ा चीज है कि आखिर जिस चीज के लिए पैसा आया उसको आपने अभी तक होल्ड करके रखा है और उस पे ठीक से ना लगाना, तो ये बहुत दुखद है रायबरेली के लिए कि जिस तरीके से ये अस्पताल प्लांट के लिए आपके पास आया बनाने के लिए, उसको आपने दबा के रखा और उसको व्यवस्था ठीक ना कराने की तमाम सारी चीजें। जी आप बिल्कुल इंद्रवीर, आप ब्रिजेश आप म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल इंद्रवीर, एक बहुत बड़ा और गंभीर मसला है ये पूरा का पूरा। साफ तौर पर किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के सरकार बड़ी गंभीर थी, और यहां पर भी गंभीर है, शायद इसीलिए यहां पर पैसे भी आए। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जब पैसे आए, उस पैसे को पहले तो उस फंड को आपने दबा लिया कुछ महीनों तक, और जब वो उस फंड को यूज करने का, उसके मरम्मत के लिए काम करने का समय आया तो आपने उसको वापस कर दिया। तो आखिरकार ये वापस किया, तो वापस करने के पीछे क्या वजह है, क्या जरूरत, क्या दिक्कत क्या थी कि उनको उस पैसे को वापस करना पड़ा? इंद्रवीर, सिर्फ सुस्ती है, सुस्ती वजह से काम नहीं किया गया। तो फंड का एक समय होता है, जैसा आप भी जानते हैं कि मार्च टू अप्रैल वो फंड अगर आपने काम नहीं किया तो हर बार वित्तीय उसमें जो है वो आपको रिफंड करना है। नए वित्त में जब आएगा कुछ तो वो फिर काम होगा। देखिए अगर ये मैं इसकी बात आप इसकी बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए विकास भवन के रायबरेली प्रिंट मीडिया और मैं यूं कहूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया में खबरें भी चली, करोड़ों रुपए विकास के नाम पे वापस किए गए हैं वित्तीय वर्ष में 2025 और 26 की, 26 और 27 अब चालू होगा। तो अखंड देखिए कहीं ना कहीं ये जो पैसा आया था एक दो विभाग को छोड़ के, जिस समाज कल्याण हो गया और मैं बात करूं इसकी पंचायत विभाग की, तो एक दो विभाग को छोड़ करके लगभग हर विभागों के पैसे वापस हुए हैं विकास कार्यों के वित्तीय वर्ष जो बीत गया। तो अब आप समझिए ये कार्य प्रणाली है यहाँ के जिम्मेदारों की कि विभाग का पैसा नहीं यूज कर पा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि कितनी अच्छी कार्य शैली होगी यहाँ की। और हाल में ही यहाँ की डीएम जो रही निवर्तमान, उनको भी ट्रांसफर हो गया। नई डीएम मैडम अभी आई है, चार्ज लेंगी, अब उसके बाद वो कैसे काम करेंगी वो अलग देखने को मिलेगा। लेकिन विकास कार्यों के वजह से जो करोड़ों रुपए वापस हुआ है, ये दर्शाता है कि यहाँ की जिम्मेदार आज भी सिर्फ जिम्मेदार हैं और वो अपने आंख कान नाक बंद करके बैठे हैं, कुछ विभागों को छोड़ करके। बाकी विकास कार्यों के लिए जो फंड आया था वो रिफंड हुआ है अखंड। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि इन विकास के आए हुए फंड से विकास कार्यों को गति दें, उन विकास कार्यों को कराएं, तो वहां पर गैर जिम्मेदाराना जो इनका रवैया है वो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की गैर जिम्मेदारी दर्शाती है आपकी कार्यशैली को कि आखिरकार किस तरीके से, कितनी आप गंभीरता से अपने काम को आप अंजाम दे रहे हैं। अगर आप इस तरीके से आप अपनी बंद करके बैठे हुए हैं, कान बंद करके बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि इस वित्तीय वर्ष में जो पैसा आया था उस पैसे का इस्तेमाल कहां करना था, विकास के कार्यों में करना था, विकास को गति देने के लिए करना था, या फिर गांव समाज के लिए करना था, आपने अगर उन पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया, अगर ऐसी बातें हैं तो अपने आप में बड़ी गंभीर सवाल है कि आखिरकार क्या कारण है
कि ये जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं अपने पद पर, इनको ही नहीं पता कि इनकी जिम्मेदारी क्या है। आखिरकार जो पैसा आया था, जो फंड आया था, वो आया किस लिए था? क्या विकास कार्यों के लिए नहीं आया था? क्या वो केवल और केवल इसलिए आया था कि आपके खाते में आएगा और फिर उसको आपको एज इट इज वापस कर देना है सरकार के खाते में? आखिरकार इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं, कई सवाल खड़े करती हैं और कई बार ही सुनने को मिलता है कि कुछ विभाग बहुत बड़ी लापरवाही के साथ काम करते हैं और फंड अगर सरकार दे रही है तो उस फंड से काम कराने में दिक्कत क्या है? ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। अब आपके पैसे आते हैं, मरम्मत कार्य के लिए आए, और सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य महकमे में अगर इस तरीके की जो जिंदगी से जुड़ी हुई चीज होती है, ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार देखने को मिला है कि इसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। और अगर ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत ही नहीं हुई, पैसा आपने 3-4 महीने दबाए रखा और एक फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष बीत गया, उसके बाद आपने उस पैसे को वापस कर दिया, फिर दोबारा आप डिमांड करेंगे कि हमें मरम्मत करानी है, और उसको मरम्मत कराने के लिए जब दोबारा आप डिमांड करेंगे तो इस प्रोसीजर में ही करीब करीब 6-7 महीने गुजर जाएंगे। तो क्या 7 से 8 महीने इतनी महत्वपूर्ण चीज, तो क्या वो खुद ही वेंटिलेटर पे रह जाएगी क्या इंद्रवीर? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को कोई मतलब ही नहीं इससे। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बात करूं, फिर वही चीज कहूंगा कि अब इसमें जिम्मेदार जो हैं, वो जिम्मेदार जो यहाँ नहीं, जो मुख्यालय बैठे हैं, उनको, जो उनके नीचे जिम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं सबक सिखाने की जरूरत है। और इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि कहीं ना कहीं हर चीज में लोग ज्यादा से ज्यादा कमीशन ढूंढना चालू कर दिए। इस मैं एकदम खुला कह सकता हूं, मुझे इसमें कहने में कोई कुरेद नहीं है। कमीशन का पूरा खेल है अखंड, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो वो कहीं ना कहीं पूरा मामला उसका है, जिसकी वजह से आज जनता की सांस लेने की जो वायु है, उस वायु के प्लांट को बनाने में कहीं ना कहीं जो ढिलाई हुई है, जो ये सब हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। जी बिल्कुल। अब सांस रोक देने के लिए, अपने कमीशन के लिए अगर जिस तरीके की बात कर रहे हैं इंद्रवीर, अगर ये बता रहे हैं कि कमीशन का अगर खेल है तो लोगों की सांसें रोकने का काम ना करे। स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है ऑक्सीजन प्लांट, और अगर ऑक्सीजन प्लांट के साथ इस तरीके की दुर्दशा होगी किसी भी कारण से, आपके अगर कमीशन का खेल हो या चाहे कोई भी खेल हो, वो चल रहा है, वो चल रहा है, आप लोग चलाओगे, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है। लेकिन तब भी अगर इन सारी चीजों को सामने आ रही है, सारी चीजें अगर एक साथ देखने को मिल रही है, तो अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं रायबरेली में अगर मिल रही है तो अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। तमाम जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं, जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए और इस पर कोई ना कोई जांच बैठानी चाहिए कि आखिरकार क्यों इस तरीके की गंभीर लापरवाही देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन प्लांट का पैसा था मरम्मत कराने के लिए आया था, वो वापस करना पड़ा। फिलहाल पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा इंद्रवीर, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ब्रिजेश के पास चलते हैं, सिद्धार्थनगर। ब्रिजेश, कौन सी खबर है सिद्धार्थनगर से आज की? जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि कल सिद्धार्थनगर जिले के लिए एक सबसे बड़ी दुखद घटना थी। कल देखा गया कि माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज के 4 बच्चे राप्ती नदी जो जुगिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहां नहाने गए थे। लेकिन यहाँ 2 बच्चे जो थे गहरे पानी में चले गए, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर भी था और एक छात्र था। ये दोनों गहरे पानी में नहाते हुए चले गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। 2 जो बच्चे थे थोड़ा नजदीकी जो है साइड में नहा रहे थे। जब उन लोगों ने काफी शोरगुल किया तो गांव के लोग एकत्रित हुए, पुलिस प्रशासन आया और काफी रेस्क्यू के बाद उन दोनों बच्चों को वहां से निकाला गया और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये कल सबसे बड़ी दुखद घटना थी, जो एक डॉक्टरी के लाइन में माधव प्रसाद त्रिपाठी जो बच्चे बाहर से पढ़ने आए थे, 2 बच्चों का निधन हो गया था। रही दूसरी बात, कल जो है नहीं, पहले इस पे ब्रिजेश एक चीज है, इतनी गंभीर ये चीजें हैं। देखिए, एक कहीं ना कहीं एक भविष्य का कहीं ना कहीं अंत हो गया। डॉक्टर जिंदगी बचाने के लिए होते हैं। एक वहां पर जूनियर डॉक्टर की मृत्यु हुई, साथ ही साथ एक छात्र की भी मृत्यु हुई इस हादसे में। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या इतनी अव्यवस्था है क्या कि कहीं पर भी कोई भी चला जा रहा है? क्या किसी तरीके की बैरिकेडिंग, क्या कोई रोक टोक नहीं है? क्योंकि कई बार हमने देखा है, हमने लखनऊ में भी देखा है कि गोमती नदी में कुछ लोग नहाने चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनके डूबने से उनकी मौत हो जाती है। तो क्या ऐसी जगहों पर जो इस तरीके की स्पॉट्स हैं, वहां पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते कि इस तरीके से जिसका मन आया, जो भी आया, जिसको तैरना भी नहीं आता या उसको इतनी अच्छी नॉलेज या इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं आती कि वो अपनी जिंदगी बचा सके, वो कूद जाते हैं? देखिए अखंड, अगर शायद इस तरीके का रोक टोक होता तो शायद इन दोनों बच्चों का मौत नहीं होता। ये नहीं, तो क्यों नहीं है? वही तो यही सवाल है कि आखिरकार क्यों रोक टोक नहीं है? क्या लापरवाही क्यों? जब इस तरीके की जगह होंगी तो लोगों को तो जानकारी होंगी, कोई तो सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। अगर इस तरीके से छोड़ दिया गया है तो कुछ तो वहां पर लोग होने चाहिए जो कम से कम लोगों की जिंदगी बचा सके। क्यों तभी जागते हैं जब इस तरीके के हादसे हो जाते हैं? सवाल तो यही है ना।
जी बिल्कुल अखंड, अगर इस तरीके का अगर कोई सुरक्षा व्यवस्था सही होता तो उन 2 बच्चों जो 4 लोग यहाँ से निकले थे, शायद उन बच्चों की मौत नहीं होती। ये सबसे बड़ी घटना की बात है। जो बच्चे बाहर से आए थे, पढ़ने आए थे, राजस्थान के बच्चे थे, आज उन बच्चों की मौत हो गई। तो ये मेडिकल कॉलेज पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर में वहाँ की जो व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था, लोग बाहर से पढ़ने आते हैं, बच्चों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो ये सबसे बड़ी जो है सोचने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके की अव्यवस्था रहेगी, देखिए कहीं न कहीं सवाल है। देखिए आपने 2 भविष्यों का, एक जो भविष्य थे, कहीं न कहीं लोगों की जान बचाने का काम करते थे, उनकी खुद की जान नहीं बच पाई, डूबने से उनकी मौत हो गई, तो कहीं न कहीं लापरवाही है। ऐसी जगह अगर है जहाँ पर इस तरीके से लोग, छात्र हों, चाहे नवयुवक हो या फिर कोई फैमिली हो, जाति हो, तो वहाँ पर रोक-टोक लगानी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे हादसों ने लोगों की ज़िंदगियाँ खत्म कर दी। हमने लखनऊ में भी देखा है, गोमती नदी यहाँ पर है और वहाँ पर भी इस तरीके के कई हादसे हैं। अभी हाल-फिलहाल में 2 घटनाएँ घटित हुई हैं, जहाँ पर लोगों की डूबने से मौत हो गई है, एक युवक की भी मौत हो गई है। तो आखिरकार इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी देनी चाहिए। जहां भी इस तरीके के स्पॉट्स है, जो पॉइंट्स है, वहां पर सुरक्षा इंतजाम जरूर करने चाहिए कि इस तरीके से लोगों को कम से कम उनकी जान बच सके। जी, अखंड दूसरी बात हम ये बता दें कि कल जो है जो क्षेत्रीय नेता हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हैं, कल उनके यहाँ काफ़ी संख्या में लोग फरियादी पहुँचे। जो वहाँ जब लोग एकत्रित हुए तो माता प्रसाद पांडे अपने आवास पे लोगों को फरियाद सुना और इसके बाद लोगों को जो विभागीय अधिकारी थे उनको अवगत भी कराया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो ये भाजपा की सरकार है, उसकी मशीनरी ठीक नहीं है। वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है लोग भाग करके हमारे पास आ रहे हैं। एक बार जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उनका बयान सुनाया जाए, साफ तौर से उन्होंने बताया है कि सरकार की जो कार्यशैली है वो सही नहीं है। है हमारे पास आने की जरूरत नहीं थी, इसके लिए सरकारी मशीनरी बहुत है, लेकिन सरकारी मशीनरी अपने दायित्वों का पालन नहीं करती है तो जनता अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आती है। मैं उसके लिए अधिकारियों से पूछता हूँ, बात करता हूँ और उनकी सहायता करता हूँ। कुछ का काम मेरे कहने पर हो जाता है, कुछ का कानूनी चल जाती है, मैं उनको समझा देता हूँ ये दिक्कत है, इस नाते आपका एक काम। जी, इस तरीके से उनके द्वारा बताया गया। नहीं, ब्रिजेश में एक सवाल है कि मशीनरी की बात कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। जनता दरबार तो सीएम योगी के यहाँ भी लगता है। हमने देखा है किस तरीके से फरियादी वहां पर जाते हैं, फरियाद लेकर के उनकी भी सुनवाई होती है, उनमें भी वो बोलते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि भाई इनका काम जल्द से जल्द करिए। तो ये तो इस तरीके की तमाम शिकायतें आती रहती है, सीएम योगी खुद करते हैं। अगर इस तरीके की शिकायतें ना आती तो जनता दरबार तो लगता ही नहीं, वो भी तो जनता दरबार लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या मुख्यमंत्री की भी अधिकारी नहीं सुनते? जी अखंड, ये तो एक सवाल है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो दूसरी पार्टी का जो है कमियों को ढूंढ करके बताना और लोगों को सामने पेश करना, तो एक तो हर एक पार्टी का मतलब होता है कि वो अपनी ही सरकार को आगे लाएंगे और अपनी ही सरकार की विशेषता बताएंगे। नहीं, वही तो बात है ना कि आखिरकार आपने आरोप लगाया कि मशीनरी है, बीजेपी की है, सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। तो मैंने तो इसीलिए एक चीज, ये भी तो सवाल है कि मुख्यमंत्री तो खुद ही जनता दरबार लगाते हैं। तो जनता दरबार लगाते किस लिए? इसी लगाते हैं ना कि कोई समस्या होगी तो वो सुनेंगे। प्रदेश के मुखिया है, वो सबकी समस्या सुनते हैं। तो आपके पास भी आपके विधानसभा के क्षेत्र के लोग आते होंगे आपकी समस्या, अपनी समस्याओं को लेकर के। तो ये कहां तक उचित है कि किसी की समस्या को लेकर के ये कह देना कि मशीनरी सुन नहीं रही है, और जबकि उनके वर्ड ये खुद है कि कई बार मेरे कहने पर अधिकारियों के द्वारा काम कर दिए जाते हैं और कुछ मामलों में बता दिया जाता है कि इस वजह से काम नहीं हो पाया। वो तो खुद ही बोल रहे हैं अपनी बाइट में। जी बिल्कुल अखंड। तो जब बोल रहे हैं तो फिर काम हो कहाँ नहीं रहा? ये सवाल तो ये भी है ना, काम तो हो ही रहा है। तभी तो आप कहते हैं कि जिनका काम हो जाता है उनको बता दिया जाता है, जिनका काम नहीं होता है तो उनको बताया जाता है कि कुछ कानूनी अड़चन है। तो आप बोल रहे हो तो फिर काम कहाँ नहीं हुआ? कौन सी मशीनरी खराब है? कहाँ काम नहीं कर रही है? देखिए अखंड, उनका कहने का मतलब ये था कि जब हमारी सरकार थी तो जनता की यानी सभी समस्याओं को सुना जाता था, किसी को कोई समस्या नहीं होती थी, हर चीजें सही तरीके से होती थी। लेकिन अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो माता प्रसाद पांडे, जहां से उन्होंने विधानसभा का जो चुनाव जीता है, अगर हम उसी क्षेत्र की बात करें तो नीटवा जो एक नगर पंचायत है, बीच में एक खबर चलाई गई थी विकास जायसवाल का जो कई जगह जो वाटर एटीएम लगाए थे उसमें जो है धूल फांक रहे थे। लेकिन अगर विकास अगर होता तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का बयान आया कि शायद इस तरीके का हमारे सरकार में व्यवस्था थी, तो अगर व्यवस्था होती तो इस तरीके का मामला सामने अखंड नहीं आता।
रही दूसरी बात, जो योजना आती है सरकार की वो गरीबों को मिलती है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो पार्टी, जिसको हम पार्टी भक्त कहते हैं, तो उनका तो भाई मामला वही है कि एक दूसरे पार्टी की जो है विरोध को लेकर के आवाज उठाना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए चीजें ज्यादा राजनीतिकरण हो जाता है। जब लोगों की समस्याएं कम, लोगों की जो समस्या होती है उसमें राजनीति ज्यादा होने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है मामला, क्योंकि अगर हम देखें हर जगहों पर तो तो ये कहते हैं कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी किसी मामले में लगता है लोगों को कि हमारे मामले में पैरवी ठीक से नहीं हो रही है, हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे। तो कई बार होता है अधिकारियों के पास जाने की जगह पे वो विपक्ष के नेताओं के पास चले जाते हैं, सत्ता पक्ष के नेता के पास चले जाते हैं, और कई बार मामला बिगड़ जाता है। कई बार देखा गया है, और कई विधायक, मंत्री, अधिकारी अपने ही सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं कि सुनते ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है अधिकारी विधायक को ही डांटते रहे या विधायक को कहते हैं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है। फिलहाल इतना समझ में जरूर आया कि साफ तौर पर जो नेता प्रतिपक्ष है उत्तर प्रदेश के माता प्रसाद पांडे, उन्होंने कहा है कि सरकारी मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनके पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आरोप लगाया कि जो मशीनरी है, जो सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से लोगों को समस्या है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा ब्रिजेश। आप वैसे तो नेता प्रतिपक्ष है, सवाल उठाना उनकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार के खिलाफ ही बोलेंगे क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन क्या सच्चाई है आपसे आप भी रूबरू होते होंगे, देखते होंगे, क्या सच में लोग, अधिकारी जो है वो लोगों की समस्याओं को नहीं सुनते हैं? जी बिल्कुल, अखंड जो नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि अब विपक्ष है तो सवाल उठाना तो उनका एक फर्ज है। लेकिन रही बात जो सिस्टम का, अगर देखा जाए तो ऐसी कोई मामला सामने नहीं आया है, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है अधिकतर जो है देखा जा रहा है लोगों के जो मामले होते हैं जल्द सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो विपक्ष की आवाज तो उठाएंगे, वो तो कन्फर्म है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ब्रिजेश, क्योंकि मैंने भी इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि जनता दरबार तो बहुत सारे विधायक खुद भी लगाते हैं और खुद मुख्यमंत्री भी लगाते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके पास लोग समस्या लेकर के आते होंगे जो शायद हो सकता पूरी ना होती हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशेष तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए हम लोगों ने एक मूवी देखी थी शोले, जिसमें जो है वीरू चढ़ गया था अपनी प्रेमिका के लिए, जो कि मौसी को मनाने के लिए, साफ तौर पे कि बसंती से मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन प्रतापगढ़ में आज कुछ ही घंटों के अंदर दो घटनाएं सेम स्थितियां देखने को मिली। सुबह एक लीलापुर थाना अंतर्गत एक महिला जो है जमीनी विवाद को लेकर के एक टावर पे चढ़ गई। सोचिए, टावर पे चढ़ी, घंटों मिनटें हुई, पुलिस आई, प्रशासनिक अमला आया, एसडीएम पहुंचे, सीओ पहुंचे, सब पहुंचे और समझा बुझा करके उसे उतारा गया। जमीनी विवाद को लेकर के वो जो है टावर पे चढ़ी थी। लेकिन कुछ ही घंटे भी नहीं बीते थे, आप सोचिए, हम घंटों की बात नहीं करेंगे, कुछ ही मिनट भी नहीं बीते थे, लेकिन एक बड़ा सवाल आके खड़ा हो गया। मेरे पास कुछ शॉर्ट्स है, वो शॉर्ट्स ही बयां कर देंगे कि वो कहाँ पे चढ़ी है। सबसे बड़ी चीज है कि बगल एसपी ऑफिस, बगल ही न्यायालय, और न्यायालय परिसर के अंदर पानी की टंकी पे चढ़ करके न्याय का गुहार। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जहां से वो पानी की टंकी पे चढ़ी है वहां से किसी आम व्यक्ति की एंट्री नहीं है, वहां से सिर्फ जजेस अंदर जा सकते हैं, उनकी गाड़ियां अंदर जा सकती है। तो महिला कैसे उस परिसर के अंदर घुसी और बेखौफ होकर के पानी के टंकी पे चढ़ गई और पानी की टंकी पे चढ़ करके न्याय का गुहार लगाने लगी। आप खुद देखिए और खुद सुनिए क्या कह रही हो महिला। नीचे आ जाओ, यहाँ बात करो ना। इसके बगल टावर पे आप चढ़ी बिल्कुल है, देख तो रहे क्या हैं। मामला है? सरकार का मामला है। हमारे ससुर है, देवर है, 4 देवर ससुर लोग मिलके हमको घर नहीं बनाने दे, हम आवास पाए हैं। अच्छा, तो बेटी को आपने समझाया नहीं कि उतर आओ? बताए बुलाए हैं, हम नहीं गए, पता हम देखे ही नहीं कब में चढ़ गई। अच्छा, ठीक। देखिए अखंड, ये पहली बार नहीं हुआ है कि प्रतापगढ़ में एक महीने के अंदर तीसरी घटना। सबसे बड़ी घटना इसलिए कहूंगा इसे
क्योंकि बगल ही देखिए एसपी ऑफिस है, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं रेड कलर की, वो न्यायालय है और अभी नया न्यायालय है और उसी में सारे जजेस बैठते हैं। तकरीबन मैं अगर बात करूं तो वहां पे कम से कम 20 से अधिक कोर्टें चलती हैं और वो जो पानी की टंकी देख रहे हैं वहां सिर्फ उस एरिया में सिर्फ जजेस की एंट्री है, इसके अलावा या सरकारी वकीलों की एंट्री है, इसके अलावा कोई भी परिंदा वहां पर नहीं मार सकता। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि औरत कैसे उस परिसर के अंदर घुस करके और साथ पर भी सीधे बहुत आराम से पानी की टंकी में चली गई। जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए लगे थे उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होंगे। और सबसे बड़ी चीज होती है कि एक तो महिला अगर इंसाफ के लिए पानी की टंकी पे चढ़ करके जो है गुहार लगाए तो ये खास तौर पे पुलिसिंग और राजस्व के ऊपर काफी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। इसलिए खड़ा करता है कि दर दर की ठोकरें खा करके तंग आकर के वो महिला पानी की टंकी पे चढ़ी, वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो ये साफ तौर पर प्रतीत होता है कि प्रतापगढ़ की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, प्रतापगढ़ का राजस्व किस तरीके से काम कर रहा है, उसी का ससुर उसको परेशान कर रहा है, घर नहीं बनने दे रहा है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। मैंने हर वक्त आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस सिर्फ एप्लीकेशन लेकर के सुलह समझौता का दबाव बनाती है। हमारे हिसाब से यही इसके साथ हुआ होगा कि जब थाने पहुंची होगी तो केवल एप्लीकेशन दे करके जैसे ही कहा गया होगा, जो मैं एक बातें जो मुझे समझ में आती है कि उसे और सिर्फ उसे ये कहा गया होगा कि ठीक है मैं कल उसे बुलाऊंगा, अब बुला करके सिर्फ पूरा समझौता ही कराया गया होगा। अगर कोई कार्रवाई की गई होती तो आज ये महिला उस जो है पानी की टंकी पे न चढ़ती और ये ना कहती कि आप मुझे टंकी के ऊपर से ये ना कहती कि मुझे इंसाफ दिलाओ। आप वीडियो में साफ तौर पे सुन रहे होंगे कि महिला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है, उसका घर नहीं बनने दिया जा रहा है। और यही सेम पैटर्न कुछ ही घंटों पहले सुबह 10 बजे के आसपास लीलापुर थाने के अंतर्गत जो है एक महिला जमीनी विवाद में ही वो भी टावर पे चढ़ी थी। सोचिए टावर का वो पॉइंट, पानी की टंकी से तो ठीक है सेफ्टी बना रहता है, लेकिन टावर पे चढ़ने के लिए सीधे चढ़ना होता है। महिला ऊपर पॉइंट तक गई, सबसे टॉप पे जाकर के बैठ गई और सीधे तौर पे कहने लगी कि हमको हमारे पड़ोसियों से बचाया जाए। तो दोनों मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और साफ तौर पे जमीनी विवाद और राजस्व का सबसे बड़ा इसमें सवालिया निशान खड़ा होता है। जो लेखपाल कानूनगो तहसीलदार होते हैं इनके ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़े होंगे। जमीनी विवाद को लेकर के कई बार देखा गया है कि हत्याएं तक हो चुकी है, लेकिन यहाँ का राजस्व विभाग सुधरने का नाम नहीं लेता है। यहाँ की प्रतापगढ़ की पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और एसपी ऑफिस के बगल से ही अगर आप पानी की टंकी पे चढ़कर न्याय का इंसाफ लगा रही है एक महिला, तो ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इस महिला को प्रताड़ित किया गया होगा। किस तरीके से जो 2 घंटे पहले एक महिला लीलापुर थाने के अंतर्गत एक जो है टावर पे चढ़ी और कुछ ही घंटों बाद एसपी ऑफिस जजेस कोर्ट के बीचों बीच से, जो कि सुरक्षा से भरा पड़ा होता है, पुलिस कर्मी वहां पे तैनात होते हैं और उसके बाद भी पानी की टंकी पे चढ़ जाना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। अखंड ज्ञानेंद्र, इस पूरे मामले पे अभी तक क्या हुआ? मान लीजिए इस तरह की घटना घट गई जहां पर परिंदे ने पर नहीं मार सकता या आम लोग नहीं जा सकते थे, वहां पर एक महिला चढ़ती है, टंकी पर चली जाती है और कहीं ना कहीं जो हमने बाइट भी सुनी रोते हुए उनके अपने परिवार वाले रिश्तेदारों पर आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल है कि घर ना बनने देने की जो वजह सामने आ रही है, इसको लेकर के उन्होंने पुलिस में तो कंप्लेंट की होगी। आखिरकार क्या वजह रही? क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसकी वजह से ये कदम उठाया हो? बिल्कुल देखिए अभी तक हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है कि शायद महिला अभी तक पानी की टंकी से नहीं उतरी है, लेकिन इसमें एक ही काम होगा। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि महिला के खिलाफ FIR दर्ज होगी, जो साफ तौर पे कहा जाता है, और ये भी बता दे रहा हूँ कि इसमें कार्रवाई क्या की जाएगी। साफ तौर पे महिला के ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालना और उसके बाद अनैतिक रूप से एक पानी की टंकी के ऊपर चढ़ना, लेकिन उसको न्याय तब भी नहीं मिलेगा। ऐसा कई बार देखा गया है और कई मामले में देखे गए। प्रतापगढ़ में भी पहले भी देखा गया था कि किस तरीके से लोग जो है एसपी ऑफिस में आते थे मिट्टी का तेल, लेकिन उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखा जाता था और उसके बाद उन्हें जेल भी भेजने का काम किया जाता था। तो उसी तरीके से इस महिला के साथ भी वही कृत्य किया जाएगा, उसके ऊपर FIR लिखी जाएगी। जो उसकी समस्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उस समस्या का कोई भी निर्णय नहीं निकलेगा, अंत नहीं होगा। ये कहा जाएगा कि हाँ
आपने सरकारी कार्य में बाधा डाला है, आपके ऊपर FIR तो होगी होगी। और दूसरी चीज, एक आश्वासन दिया जाएगा कि आपकी जो जमीन है वो जमीन आपको रिकवर कराई देगी। तो साफ तौर पे देखिए 2 से 3 घंटे के अंदर 2 महिलाओं का और इतनी ऊंची एक पानी की टंकी और एक टावर के ऊपर चढ़ जाना, और मात्र 3 घंटे के अंदर, और दोनों के दोनों मामले सिर्फ और सिर्फ राजस्व विभाग, जमीनी विवाद को लेकर के जुड़े हुए हैं। एक महिला अपने दबंग लोगों से जो है परेशान है, और ये महिला अपने ससुराल वालों से परेशान है कि घर नहीं बनने दिया जा रहा है। तो साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि प्रतापगढ़ की पुलिसिंग और राजस्व टीम किस हिसाब से काम करती है। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है लेखपाल और कानूनगो, जो कि कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं देखी है कि किस तरीके से छोटे छोटे जो जमीनी विवाद के मामले हैं, किराएदारी के मामले हैं, या क्यों कहें कि पैतृक जमीन को लेकर के जो मामले हैं, वो किस तरीके से खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाते हैं। किस तरीके से लोग अपनी बात को मनवाने के लिए, यूं कहें कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा होता है उस पर नहीं कोई सुन रहा होता है, उसको सुनवाई के लिए इस तरीके के कदम भी उठा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन सही बात आपने बोला, क्योंकि आत्महत्या की जो कोशिश की जाती है या यूं किस तरीके से बात की जाती है, कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस एक्शन जरूर लेती है। लेकिन यही आखिरकार क्यों इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उन लोगों के खिलाफ, जो लोगों के खिलाफ शिकायत दी जाती, कार्रवाई नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है ज्ञानेंद्र, हमने देखा है कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो महिला होने का फायदा उठा करके लोगों को परेशान भी करती। कई ऐसे मामले निकल करके सामने आए, लेकिन पुलिस को ऐसे मामलों में जो भी करना है कदम तो उठाना ही होगा। अगर कोई गलत है, चाहे वो पुरुष गलत हो, चाहे उसका रिश्तेदार गलत हो, कोई दबंगई कर रहा हो वो गलत हो, या फिर महिला गलत हो, जो भी गलत हो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरीके से किसी मामले को हिलावाली करके छोड़ देंगे, तो स्थितियां जरूर खराब हो जाएंगी। इस तरह से दोनों पक्ष कहीं ना कहीं दोषी सिद्ध हो जाएंगे। जो इस तरीके कदम उठा रहा है वो भी दोषी है, और जिसने इस तरीके कृत्य किया वो भी दोषी है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आपने सही कहा कि ऐसे जो और दबंग होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। साफ तौर पे कई बार देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो उसके बाद प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला जागता है। अब पहली बात तो आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में जो परिसर है, खासतौर पर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उस केवल वो जो जगह होता है, वो प्लेस है जहाँ पानी की टंकी है, उसे कह सकते हैं वो सिर्फ जजेस के लिए है। वहाँ एंट्री आम पब्लिक के लिए एंट्री बंद है। तो वहाँ पे जजेस की एंट्री इन आउट और एग्जिट और इन होता है। तो साफ तौर पे मैं आपको ये बताता चलूं कि पहले तो वहाँ के पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा कार्रवाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उस महिला के ऊपर होगी, उससे दबंग के हौसले बुलंद होंगे जिन्होंने इस महिला की जमीन एक तरीके से कह सकते हैं कब्जा किया है, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। और दूसरी चीज, कार्रवाई तो आपने कर दी, उसके बाद 24 घंटे तक प्रतापगढ़ की राजस्व टीम बहुत ही एक्टिव दिखेगी। और जैसे कि आज अभी इस घटना के बाद प्रतापगढ़ के तहसील में हड़कंप समझ गया होगा। जो गलत काम भी होना होगा वो उसमें एक आध जो पब्लिक जो रियलिटी में सही पब्लिक होगी उसका सही काम हो जाएगा, और जो गलत होंगे उनका साफ तौर से मना कर दिया। 24 घंटे के लिए प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला बहुत ही एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 24 घंटे के लिए होगा? सबसे बड़ा सवाल है, निशान पे ये खड़ा होता है कि आप क्या सिर्फ 24 घंटे के लिए एक्टिव होंगे? दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज कि 3 घंटे के अंदर 2 महिलाओं का 2 जगह, एक टावर पे चढ़ जाना, एक पानी की टंकी पे चढ़ जाना, और सिर्फ जमीनी न्याय को लेकर के आप जो है न्याय लगा रहे। एक ससुराल वालों से परेशान है तो एक अपने पड़ोसी दबंग लोगों से परेशान है। लेकिन पुलिस कहीं भी न्याय नहीं कर रही है। सबसे बड़ी चीज होती है, अगर महिलाओं का सामने आ जा करके और पानी की टंकी पे चढ़ जाना और साफ तौर पे कहना कि हमें न्याय दीजिए, तो इसमें पुलिस का सबसे बड़ा रोल सामने आता है कि पुलिस, प्रतापगढ़ की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। मैंने आपको कई बार बताया है, प्रतापगढ़ पुलिसिंग का रोल दिखाया है कि किस तरीके से काम किया जाता है। एप्लीकेशंस आती है, विरोधियों को बुलाया जाता है शाम तक में। विरोधियों से मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन देखा गया है कि किस तरीके से विरोधियों का, या विरोधी बाहुबल है तो कहीं पावरफुल से फोन आ गया तो डर जाना, दूसरी ओर एप्लीकेंट को ही धमकाने लगना, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि प्रतापगढ़ की पुलिसिंग किस तरीके से चल रही है। और ये दोनों महिलाओं का 3 घंटे के अंदर, और दोनों अलग अलग मामले जमीनी से ही जुड़े हुए हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल राजस्व विभाग का आता है। और प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा अगर कोई घटनाएं घटित होती हैं तो राजस्व से संबंधित ही होती हैं, और चाहे
उसमें हत्या हो, चाहे उसमें दिन दहाड़े गोली मारना हो, चाहे उसमें किडनैपिंग हो, चाहे उसमें एक पूरे परिवार को ही हत्या कर देना हो, उसमें एनीथिंग एल्स, कोई भी आप घटनाओं को जोड़ लीजिए तो इसमें आखिरी में परिणाम यही आता है कि राजस्व के जमीनी विवाद के कारण इनकी हत्या की गई, इनके घर को आग लगाया गया, इनके फलों को ऐसे किया गया। तो पूरा का पूरा अगर हम जोड़ के देखें तो इसमें सबसे बड़ी लापरवाही राजस्व, जिसमें सबसे पहले आते हैं लेखपाल कानून को, इन लोगों की बड़ी लापरवाही होती है और इन्हीं के कारण जो छोटी समस्याएं होती है एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती है। माफी चाहूंगा। और दूसरी ओर सबसे बड़ी चीज दिखाई देती है कि राजस्व के बाद अगर किसी का बड़ा रोल आता है तो वो है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग का ही सबसे बड़ा रोल इसमें होता है कि राजस्व के बाद अगर पुलिस अपना दायित्व समझ ले तो जो घटनाएं घटित होती हैं, जो आज ये महिला छत के ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ी है, तो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि राजस्व और पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही है। और ये लोग अगर सही से काम किए होते तो आज ये महिला जो पानी की टंकी तकरीबन 40 से 45 से ज्यादा ऊपर ये चढ़ी है, तो आज ये न चढ़ती और इसको न्याय मिल गया होता। अखंड बन जाती हैं। क्यों नहीं इन ऐसे मामलों में जो कहते हैं ना कि जो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, जो एक्टिवनेस दिखाई जानी चाहिए थी, वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई जाती। शायद इसकी वजह से जो मामले आसानी से सुलझाए जा सकते हैं उसमें इस तरीके का बवाल देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं ना सिर्फ प्रशासन की छवि खराब होती है बल्कि सरकार की भी छवि खराब होती है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके लिए वो लोग टंकी पर चढ़ जा रहे हैं या फिर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों में सरकार को जो लापरवाह अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल और केवल ना सिर्फ उन लोगों के लिए परेशानी का सबब है जिनका काम नहीं होता, बल्कि सरकार की छवि को भी धूमिल करने वाला काम ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। क्या अपडेट आता है, प्रशासन और पुलिस के लोग क्या कार्रवाई करते हैं, ये भी हमको जरूर बताएगा, हमारे दर्शकों को जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्ञानेंद्र ने बताया कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, इसके लिए न जाने किस तरीके कदम उठा रहे हैं। और फिलहाल प्रतापगढ़ में जो जिस तरीके से महिला टंकी की पानी की टंकी पर चढ़ करके न्याय के लिए चढ़ गई है, जैसा बताया भी ज्ञानेंद्र ने, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो न्याय पाने के लिए इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। लेकिन प्रतापगढ़ का जो प्रशासनिक अमला है वो अभी भी कहीं ना कहीं बेखबर है, सोया हुआ है, शायद इस तरीके की चीजें उसको दिखाई नहीं दे रही। एक और आपको खबर बता देते हैं, फिलहाल अभी कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो किस मुद्दे पर बात करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कल उन्होंने बुंदेलखंड से आए हुए कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने कई चीजों को लेकर के बात की। उन्होंने किसानों को लेकर के बात की, खाद को लेकर के बात की, यहां तक कि उन्होंने स्मार्ट मीटर के जरिए जो लोगों को परेशान होना पड़ रहा है उसको लेकर के बात की और साफ तौर से बोला है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने महिला पेंशन की बात कही कि 40,000 तक पेंशन दी जाएगी महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं अब 2027 की चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया, और इसके लिए लगातार एक के बाद एक बैठकें भी कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के ऊपर वो किस तरीके के आरोप लगाते हैं, कौन सी बातें कहते हैं, ये हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।